हे एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर. वेलकम यू बैक ऑन माय चैनल एजो इम्प्रिंट्स. So our session is on landmark cases of Indian Constitution. These are 14 cases which are very important for every exam. So पहला केस है A.K. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. ये जो सेकंड कॉलम है बेसिकली ये पूरे आपका जो केस है उसका एसेंस बताएगा किस तरीके से आपने इस केस को याद रखना है. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की नैरो इंटरप्रिटेशन करी थी. जो A.K. गोपालन जी थे वो कम्युनिस्ट लीडर थे. इनको डिटेन कर लिया गया था अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950. अब इस एक्ट के अंदर उस पर्सन को डिटेन करा जाता है कि जिसके ऊपर आशंका हो पुलिस को या गवर्नमेंट को कि ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, कोई ऑफेंस करने वाला है. तो आशंका के बेसिस पर उन्हें डिटेन कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया. उन्होंने इस ऑर्डर को A.K. गोपालन जी ने कोर्ट में जो है उसको एक याचिका लगाई बेसिकली कि ये मेरी सिविल लिबर्टी को, मेरी ये आज़ादी को हैम्पर करता है, रोक लगाता है और मेरे पास भी राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ है जैसे दूसरे सिटीजन्स के पास है. तो मुझे किस बेसिस के ऊपर डिटेन करा गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिटेंशन को एग्जामिन करते हुए कहा कि जो उनका डिटेंशन है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है. ठीक है. तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लॉ जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर कर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो लॉ वैलिड है, चाहे वो आर्बिट्रेरी ही क्यों ना हो, चाहे वो मनमर्जी वाला क्यों ना हो. ठीक है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर आर्टिकल 21 के बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन की बात करी और उन्होंने साथ साथ में पर्सनल लिबर्टी के ऊपर भी कह सकते हैं इस केस को. ठीक है. ये पर्सनल लिबर्टी पे था और उन्होंने कहा कि जो जो पर्सनल लिबर्टी है वो सिर्फ इंडिविजुअल के बॉडी के तक ही सीमित है. ठीक है. द पर्सनल लिबर्टी इज लिमिटेड टू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ओनली, नॉट मोर देन दैट. उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब शंकरी प्रसाद में क्या हुआ कि बेसिकली जो पार्लियामेंट की पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर ये बात करी गई है. अब यूनियन गवर्नमेंट थी और हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में कि उससे क्या हुआ कि जो ज़मींदारी अबॉलिशन लॉज थी उसको वैलिडेशन दे दिया. बेसिकली क्या हुआ था कि ज़मींदारी सिस्टम था ब्रिटिश राज में, बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार थे. तो उस ज़मींदारी सिस्टम के लिए बेसिकली उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ तब ब्रिटिश सरकार के अंदर, तो वो लॉज लेकर आई. उन्होंने ज़मींदारों से बड़े बड़े हिस्से लेकर टीनेट्स को बांटना शुरू कर दिया. अब जो ज़मींदार थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई ऐसा क्यों है, ये उन्होंने चैलेंज करा कोर्ट के अंदर. तो इससे परेशान होकर सरकार ने क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आ गई. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये ज़मींदारी अबॉलिशन लॉज को चेंज कर दिया और फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या करा, और जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको लिमिट कर दिया, उसको सीमित कर दिया. अब ज़मींदार ने फर्स्ट अमेंडमेंट्स को फिर चैलेंज कर दिया. ठीक है. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है और इनवैलिड है, ऐसे कैसे हमारी कोई ज़मीन ले सकता है. मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट इज एंटेल्ड इन आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 किसकी बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है पार्लियामेंट की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी, जैसे कि वो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है और ये हमारे संविधान के प्रोविजंस को उल्लंघन नहीं करता है. ये बिल्कुल सही है और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सके. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट केस इज री बैरोबरी यूनियन केस. अब इस केस को कैसे याद कर सकते हैं, सेसेशन ऑफ टेरिटरी से. अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ था शुरू में कि हमारा एक हिस्सा था बैरोबरी यूनियन का जो इंडियन गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान को दे रही थी. अब पाकिस्तान को देते वक्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब दिया तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है. तो ऐसा एक प्रेसिडेंट जी को एक एप्लीकेशन लिखी गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है आर्टिकल 3 के अंदर कि वो किसी इंडिया के हिस्से को पाकिस्तान को दे सके. तो प्रेसिडेंट जी ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के अंदर रेफरेंस भेजी कि भाई आप इस मैटर को सुलझाइए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई हाँ, आर्टिकल 3 जो बताता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है किसी टेरिटरी को डिमिनिश कर सकती है, मगर उसके अंदर ये नहीं है कि वो किसी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को भी दे सकती है. ठीक है. तो फॉरेन कंट्री को देने के लिए उन्हें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी. तो इसमें लिखा हुआ है, इज देयर एनी नीड ऑफ एनी अमेंडमेंट टू गिव इंडियन टेरिटरी बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू अदर कंट्री. यस, वी नीड एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन
ठीक है। अब अमेंडमेंट किसके अंदर होगी, आर्टिकल 368 के अंदर होगी, और आर्टिकल 368 के अंदर क्या होता है, स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसेस से नहीं होगा। और उसके फाइनली जो हमने ये जो री बैरबरी यूनियन पाकिस्तान को देना था और गवर्नमेंट को 9th अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा इस हिस्से को पाकिस्तान को देने के लिए। सो दिस इज़ द केस ऑफ री बैरबरी यूनियन केस। उसके बाद आ जाता है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब जो गोलकनाथ केस है इसमें बेसिकली क्या चीज़ था कि गोलकनाथ जी थे, इनके पास 500 एकड़ लैंड था। अब जो एक गवर्नमेंट लैंड टेन्योर एक्ट लेकर आई, उसमें एक्ट में क्या कहा गवर्नमेंट ने कि भाई अब आपका जो इतना सारा लैंड है वो उससे हम जब्त कर लेंगे और जो वो टीनेट्स में बांट देंगे। अब उनको ऑब्वियसली बात है गुस्सा तो आना था, तो इसलिए उन्हें गोलकनाथ जी ने को चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, तो कैसे मेरी वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो क्या वो फिर कोर्ट के पास सवाल खड़ा हुआ कि भाई क्या फंडामेंटल राइट्स को भी जो कोर्ट है, जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके रही तो लैंड टेन्योर एक्ट लेकर आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिस्कस करते हुए कि क्या कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट अनलिमिटेड। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट की करने की संविधान में, वो अनलिमिटेड नहीं है बल्कि वो लिमिटेड है, और पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो नो पावर्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, एज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कहा इस केस में। नेक्स्ट केस आ जाता है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। तो ये 13 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है, जिसमें 7 जजेस मेजॉरिटी में थे, मतलब जिन्होंने फेवर करा था जजमेंट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी भाग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है। अब क्यों कर सकती है, क्योंकि मगर सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती है। उन्होंने इवन इतना भी कह दिया था कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकती है मगर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को इसमें बेंच ने नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सिर्फ उन्होंने बताया कि जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स जैसे जैसे कोर्ट्स के सामने आएंगे वैसे वैसे कोर्ट्स डिटरमाइन करेंगी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जिसको हमने कभी भी यू कैन से हमने उसको निकालना नहीं है। सो केशवानंद भारती केस ने टू सम एक्सटेंट ओवर रूल करा गोलकनाथ केस के अंदर, बिकॉज गोलकनाथ केस में मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। सो दिस इज द केस ऑफ केशवानंद भारती। नेक्स्ट केस इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। अब इसको इलेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा नेहरू जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उन्होंने इलेक्शंस जीते। बाद में किसी ने पटिशन लगाई कि इन्होंने बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी थी इलेक्शन जीतने के लिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से जीते हैं। अब इस जजमेंट को इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करा, और जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या करा, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया, और उससे उन्होंने आर्टिकल 329A ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल क्या कह रहा था कि इलेक्शंस का जो मैटर है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, तो जुडिशरी कैन नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ इलेक्शंस, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर उस जो आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, असंवैधानिक कह दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज डेमोक्रेसी ही जो है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सकती है, ठीक है। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड नो अमेंडमेंट कैन डू अवे विद देम, कि कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं है जो इन तीनों चीज़ों को हमारे संविधान से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये हमारे
इस इंदिरा नेहरू गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट केस इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये केस ए के गोपालन के केस के एक किस्म का बाद का एक थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन है। ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ पर्सन की बॉडी से सीमित है, और उसके अंदर यदि लॉ जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर कर बनी है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। ए के गोपालन केस में हुआ। मेनका गांधी केस में क्या हुआ कि मेनका गांधी जी जो हैं उनका जो पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने बिना किसी रीज़न से जब्त कर लिया, ठीक है। उनको फॉरेन जो वो जा रही थी, यात्रा कर रही थी, उनको रोक लिया। अब यात्रा करके रोका तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करा। उन्होंने कहा कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को, जो मेरा आर्टिकल 21 है उसको इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है मेरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें सिर्फ बॉडी के राइट्स नहीं है बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है, और उसमें साथ साथ बहुत सारे वैरायटी ऑफ राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं, अच्छी लाइफ बनाते हैं। तो उन्होंने राइट टू ट्रैवल एंड टू गो अब्रोड को भी आर्टिकल 21 के अंदर कवर करा सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ साथ जैसा कि आपको पता ही है कि स्कोप जो आर्टिकल 21 का स्कोप है उनको इंक्रीज करा कि ऐसी कोई भी लो जो हमारे पर्सन्स के यू कैन से कि वो आर्बिट्रेरी होगी या वो फेयर नहीं होगी या जस्ट नहीं होगी, तो वो लो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके अंदर बेसिकली मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ऐड करा गया, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसका कॉन्सेप्ट है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो द सुप्रीम कोर्ट एडेड सम क्रेडेंशियल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द मेनका गांधी केस एंड ब्रॉडन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। उसके बाद हमारा केस आ जाता है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। अब क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको जब वो जो फ़खरुद्दीन जब प्रेसिडेंट थे, फ़खरुद्दीन अली जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको कहकर काफ़ी जगह इंटरनल एमरजेंसी लगवा दी। अब इंटरनल एमरजेंसी लगवा दी और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो उनकी सत्ता को बाहर उखाड़ना चाहते थे इंदिरा गांधी जी की, तो उन्होंने उनको जेल में डलवा दिया बिना किसी रीजंस के। अब अलग अलग जगह से इंडिया में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर 7 हाई कोर्ट्स के अंदर ये याचिका दायर करी गई कि किस बेसिस के ऊपर सभी को डिटेन कर रही है सरकार, ठीक है। तो हैबिस कॉर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि देखें कि किसको किस रीज़न के लिए हम हैबिस कॉर्पस रिट किस लिए जारी होती है, टू डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन किस लिए हुई है उसको जानने के लिए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि 5 जजेस बेंच था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी परेशान हो गई थी। इंदिरा गांधी जी ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर दी कि ये सभी में से ये पूछ रहे हैं कि डिटेंशन के बारे में बताओ कि क्या रीज़न है। तो सभी उसकी क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, किसी पर्सन के पास अधिकार नहीं है कि वो पटिशन लगाए इस एमरजेंसी के अंदर, इंटरनल एमरजेंसी के अंदर। किसी के पास अधिकार नहीं है कि किस ग्राउंड के ऊपर डिटेंशन हुआ है, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट जी ने इंटरनल एमरजेंसी लगा रखी है। उसके अंदर आर्टिकल 14, 20 एंड 21 तीनों जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। मगर इसमें अकेले मिस्टर खन्ना थे जिन्होंने डिसेंट करा। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमेशा एक इंसान के पास होता है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक अजम्पशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हमारे मिस्टर खन्ना को आज तक भी इसको सराहा जाता है इसके लिए। देन मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को स्ट्रेंथन करा सुप्रीम कोर्ट ने। इस जजमेंट में 2 चीज़ें थी। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 थी उसके अंदर उस चीज़ को जो वायलेटिव डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ साथ में 2 फीचर्स ऐड करे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बिकॉज ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 बड़ा है कि क्या पार्ट 4 बड़ा है डीपीएसपी। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। सो जजमेंट्स इस जजमेंट ने मिनर्वा मिल्स की ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नेक्स्ट केस इज
वमन रायो केस, इसमें बेसिकली फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ही, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को दोहराया कि दोबारा से। और वुमेन राउ केस में जितनी भी अमेंडमेंट्स आज तक हुई थी 9th शेड्यूल में अंटिल द केशवानंद भारती केस, उन्होंने कहा कि वो वैलिड अमेंडमेंट्स है। और उस जब केशवानंद भारती केस के बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं 9th शेड्यूल में, उसके ऊपर स्क्रूटिनी होगी, जांच होगी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद इंदिरा सावनिया एंड वर्सेस है इधर, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में क्या हुआ कि रिजर्वेशन दी गई 27% फॉर SC/BC कम्युनिटी। अब आर्टिकल 16 क्लोज 4 क्या कहता है कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं जॉब्स के अंदर इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, कि जब वो स्टेट के अंदर रिप्रेजेंटेड नहीं है प्रॉपर। मतलब कि कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कम्युनिटी के लोग 50% हैं स्टेट में, और वो उनके पास 50% जॉब्स नहीं हैं पर्टिकुलर फील्ड में, तो कोर्ट यह जानकर कि हाँ उनके पास इतनी नहीं है, तो ये प्रोविज़न बना सकती है कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दे। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को, अब यू कैन से, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था 27% सीट्स का OBCs के लिए विद सर्टेन कंडीशंस वैलिड कर दिया। मगर कुछ कंडीशंस बताई सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रीमी लेयर जो पर्सन्स हैं उनको ये चीज़ नहीं दी जाए, मतलब कि जिनके पास पहले ही वो समृद्ध लोग हैं, और रिजर्वेशन के अंदर कोई भी मतलब कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन ना दी जाए। और तीसरा, जो टोटल रिजर्वेशन जो हम दे रहे हैं वो 50% से ज़्यादा ना हो। इसलिए रूल ऑफ लॉ भी इसमें ऐड करा गया टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद SR बोमई केस। SR बोमई केस बेसिकली वही था कि जो प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ करते थे, जो लगातार को हर कोई गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल का पावर में आकर वो प्रेसिडेंट जी को से किसी भी राज्य में कि उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती थी तो वो प्रेसिडेंट रूल लगवा देते थे। तो इसलिए उसको मिसयूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी बेसिकली, और आर्टिकल 356 के, और इससे जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। Next case is Vishakha and others versus State of Rajasthan. Very important case, basically dealing with the sexual harassment of the women at the workplace. And this is the ये जो इस केस की petition है बनवारी देवी थी जो इन्होंने लगाई थी, एंड शी वॉज ब्रोटली रेप्ड फॉर प्रिवेंटिंग ए चाइल्ड मैरिज, की एक चाइल्ड मैरिज को रोक रही थी, उसके लिए इनको ब्रूटली गैंग रेप करा गया था। और इन्हीं के प्रयासों से ये एक याचिका लगी, और लेटर ऑन अब 2013 में गवर्नमेंट एक लॉ भी लेकर आई है, और उस समय विशाखा गाइडलाइंस इशू करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो अब वो गाइडलाइंस को सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 में डाल दिया गया है। So these are the very important 14 judgments of Indian Constitution, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Please like, share and comment my videos, it really motivates us, and don't forget to subscribe my channel, it really gives me motivation. Thank you so much.